बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा मौजू है क्लाइमेट, उसके चेंजेस, उसके काजेस, उसके इफ़ेक्ट्स फाना पर, फ्लोरा पर। और इस क्लाइमेट चेंज का जो शिकार है वो लैंड भी है, ओशन भी है। इस वक्त ओशन कैसे इसका या इस क्लाइमेट चेंज के असरात से मुतासिर हो रहा था, वो आपसे डिस्कस हो रहा है। आज हम पढ़ेंगे ओशन के क्लाइमेटिक चेंज के असरात क्या अप्लाई हो रहे हैं लिविंग थिंग्स के ऊपर, क्योंकि ये भी हमने फाइंड आउट किया था कि लैंड का रकबा कम है, पानी का खासतौर पर ओशन का रकबा ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर लाइफ भी लैंड के मुकाबले में ज़्यादा है। तो मुतासरीन ज़्यादा है यहाँ, कहने का मतलब ये है। अब इनको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है कोरल ब्लीचिंग। दो चीज़ों को अलग अलग करके हम पहले समझ लें। कोरल क्या है, इसी से मिलती जुलती एक और टर्म है कोरल रीफ, और फिर दूसरा जो लफ्ज़ है वो ब्लीच या ब्लीचिंग है। कोरल्स कोई एक ग्रुप नहीं है जानदारों का। अगर आपको याद हो तो पिछले साल हमने पढ़ा था फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में फोरामिनिफेरा और रेडियोलेरियंस ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे जो अपने वजूद के गिर्द एक शेल बना रहे थे। ये शेल कैल्शियम कार्बोनेट का भी था और सिलिकॉन का भी था। अच्छा, दूसरा सिलिंट्रेट्स का कुछ जानदार हैं, निडेरिया, फाइलम निडेरिया के कुछ मेंबर्स हैं, वो भी मल्टी सेलुलर तो हैं लेकिन एनिमल अंदर है और ये शेल बाहर है। ये शेल भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ है। इसके अलावा ये ग्रुपों में रहते हैं, कॉलोनीज में, और जब एनिमल मर जाए अंदर से तो वो तो खत्म हो गया, खाली शेल रह जाता है। इनके शेल्स प्रोटोजोन्स के और निडेरियंस के शेल, इसी तरह बहुत हद तक मोलस्का के शेल, मोलस्का कॉलोनीज में नहीं रहते, मोटाइल हैं, ये दोनों ग्रुप कॉलोनीज में रहते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनके शेल के ढेर लग जाते हैं। इन ढेर को कोरल रीफ कहते हैं। तो कोरल और कोरल रीफ में फर्क ये है कि कोरल के अंदर एनिमल भी होता है, शेल बाहर है, और एनिमल मरने के बाद खाली शेल के टाल या एग्रीगेशंस जमा हो जाए तो उसको कोरल रीफ कहा जाता है। इनको उर्दू में और अरबी में गालिबन मरजान कहते हैं, लुलु वल मरजान ये है। अच्छा, ये कोरल रीफ कहाँ बनते हैं? समंदरों के अमूमन किनारे पर बनते हैं, और इनसे बाज़ औक़ात जजीरे भी बनते हैं, इतने बड़े ज़खायर होते हैं। और इन कोरल रीफ्स में बहुत सारे जानदार रहते हैं दूसरे, यानी कहने का मतलब ये है असल एनिमल तो मर गया, खाली खोल बचा है। उस खोल में इसी स्पीशी का कोई और नहीं घुसता, वो अपना शेल सिक्रेट करता है, वो तो अपने अपने शेल में है। दूसरे कई छोटे जानदार आके इधर पनाह लेते हैं, और इनमें से बहुत सारे एल्गी भी हैं। मसलन एल्गी की एक टाइप है ज़ूज़ेंथीला। ज़ूज़ेंथीला या ज़ूज़ेंथीली, थैला सिंगल को कहते हैं, थैली जमा है, ये भी इसके अंदर रहते हैं। तो ये प्रोड्यूसर है। इनको खाने के लिए कई तरह के कीड़े मकोड़े भी आते हैं, मोलस्क्स भी आते हैं, और इवन फिशेस भी छोटी। तो ये एक समझो कि समंदर के अंदर एक बहुत ही हलचल वाला इकोसिस्टम ये डेवलप हो जाता है। अच्छा, अब होता क्या है, इस एसिडिफिकेशन ऑफ सी की वजह से कोरल्स की धुलाई हो जाती है। धुलाई, ब्लीच आप जानते हैं ना, ब्लीच क्या करता है? दाग धब्बे मिटाता है जब हम कपड़ों पर इस्तेमाल करते हैं। तो एसिडिफिकेशन की वजह से इन कोरल्स की भी धुलाई हो जाती है। धुलाई होंगी तो सबसे पहले ज़ूज़ेंथीला मर जाएंगे, ये छोटे जानदार हैं। इनके मरने के बाद जो इनको खाने वाले जानदार थे वो भी या मर जाएंगे या माइग्रेट कर जाएंगे। इसी तरह कोरल का जो ओरिजिनल कलर होता है वो कलर भी वॉश हो जाएगा, डिसकलर हो जाएंगे एसिडिफिकेशन की वजह से। तो कलर चेंज होने के बाद अमूमन ये साफ शफाफ सफ़ेद हो जाते हैं, चाक की तरह हो जाता है, नज़र आता है। तो
ये विजिबल हो जाएंगे तो दूसरों के लिए टारगेट भी बन सकते हैं। इसी अमल को कोरल ब्लीचिंग कहते हैं, यानी डैमेज ऑफ कोरल आप कह सकते हैं ड्यू टू एसिडिफिकेशन। जब ये कोरल नहीं रहेंगे तो क्या होगा? कोरल नहीं होंगे तो सबसे पहले हैबिटेट लॉस हो जाएगा। हजारों की तादाद में जानदार रह रहे थे, उन सब का हैबिटेट तबाह हो गया, तो वो या एक्सटिंक्शन की तरफ जाएंगे या माइग्रेशन करेंगे या मरना शुरू हो जाएंगे, तादाद कम हो जाएगी, असरात पड़े। एक तो ये हो। दूसरा, जब कोरल नहीं होंगे तो कोस्टल एरियाज जो किनारे हैं समंदर के, वो इरोजन का शिकार भी हो सकते हैं, तो पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है इसकी वजह से। ये एक निशानी है एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस की, जिसके नतीजे में इतना बड़ा इवेंट हो गया कि बहुत सारे जानदारों की जिंदगी खतरे में पड़ गई। ये समझ में आ गया? इसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। एक नुकसान ये हुआ। दूसरा, डिस्ट्रप्शन ऑफ मेरीन इकोसिस्टम। मेरीन इकोसिस्टम बहुत हलचल वाला है, यानी भरपूर जिंदगी वहां पाई जाती है। इसमें प्रोड्यूसर्स भी हैं, और जो सबसे पहले मशहूर प्रोड्यूसर्स हैं वो प्लैंक्टन्स कहलाते हैं। पहले मैं ये वाली टर्म जरा आपको बता दूं। फ्लोटिंग एनिमल्स या फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, या ड्यू टू वाटर करंट, पानी में उठने वाली छोटी छोटी लहरों की वजह से जो जानदार चलते हैं, जिसमें यूनिसेलुलर भी हैं, सिंपल मल्टीसेलुलर भी हैं, कॉलोनियल भी हैं, एल्जीज भी हैं, पंजाबी, इवन फाइलम आर्थ्रोपोडा के छोटे मेंबर्स भी हैं जो मिलकर प्लैंक्टन्स कहलाते हैं। और इनको फीड करते हैं जाहिर है छोटी मछलियां या छोटे मेरीन क्रिएचर्स, और उनको ज़रा बड़े तो एक इकोसिस्टम बना होता है। लेकिन जब समंदर की एसिडिफिकेशन होगी तो एसिडिफिकेशन में सबसे पहले कौन शिकार होगा? जो छोटे साइज के होंगे। तेजाब की मामूली क्वांटिटी भी उनको जलाकर ख़त्म कर देगी या मर जाएंगी, तो इस तरह प्लैंक्टन की तादाद कम होना शुरू हो जाती है। जब ये कम हो जाएंगे तो इनको खाने वाले खुद बहुत कम हो जाएंगे, तो पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हुई कि नहीं हुई? इसका मतलब ये हुआ कि जब प्लैंक्टन मुतासिर होते हैं तो सबसे बड़े प्रेडेटर्स भी मुतासिर हो जाते हैं। आखिरी बारी तो उनकी आएगी। देखिए, इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर और आखिर में डिकम्पोजर्स थे। तो प्रोड्यूसर्स में कसरत से जो पाए जाते हैं समंदर में वो प्लैंक्टन्स हैं, और तेजाब या तेजाबियत से सबसे पहले ये शिकार हो जाते हैं क्योंकि इनका जिस्म छोटा है। जब ये नहीं रहेंगे तो दूसरे नहीं रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे तो तीसरे, जो एक दूसरे के से लिंक थे वो सारे तबाह बर्बाद हो जाएंगे। लिहाजा समंदरों का इकोसिस्टम मुतासिर हो जाएगा। इसमें खास तौर पर पहला असर किस पर पड़ेगा? बायोटिक कंपोनेंट पर पड़ेगा, और प्लैंक्टन से शुरू हो गए और प्रेडेटर तक ये चला जाएगा, तो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। उसके बाद है तीसरा जो फर्क पड़ता है वो है फिशेस। इस खुराक के हवाले से नहीं, जिस्मानी तौर पर भी फिशेस मुतासिर हो जाएंगी, और फिश हो या कोई और जानदार, सब एक खास पीएच में रहने का आदी है। एसिडिफिकेशन की वजह से पीएच वैल्यू तो कम हो गई है, तेजाबी कैफियत बढ़ गई है, जिसके नतीजे में मछलियों की सबसे पहले रिप्रोडक्शन मुतासिर होगी। यानी उनके जो अंडे दिए जाएंगे वो इस एसिडिक पीएच को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो अंडों के मरहले पर ही मरना शुरू हो जाएंगे, एक बड़ी तादाद ज़ाया हो जाएगी। लेकिन जो इससे सर्वाइव करके अगले मरहले पर पहुंचे, वहां इनकी ग्रोथ मुतासिर होगी। ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं, ग्रोथ का नामुकम्मल होना या ग्रोथ में कमी वाक़ होना। जब ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगी तो ऐसी मछली जिसकी ग्रोथ सही नहीं हुई है, ना मुकम्मल तौर मैच्योर हुई है, ना उसके जिस्म में जितने डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, कमज़ोर सी मछली बनी है, तो अगेन इसका रिप्रोडक्टिव साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल भी डिस्टर्ब हो जाएगी। वो सबसे पहले तो ब्रीडिंग सीजन्स का हमने जिक्र किया है, हर जानदार का एक ब्रीडिंग सीजन मुकर्रर है, वो ब्रीडिंग सीजन तक फुली ग्रो नहीं कर पा रही तो वो रिप्रोडक्शन के काबिल ही नहीं रही। तो
तो उसकी पोटेंशियल भी खराब हो जाएगी। और अगर पोटेंशियल किसी हद तक मैनेज हो भी गई तो रिप्रोडक्टिव साइकिल खराब हो जाएगा, तो बर वक्त अंडे नहीं दिए जा सकेंगे, तो फिर अगली नस्ल फिर मुतासिर हो जाएगी। यानी तमाम बड़ी मछलियां भी इस इम्पैक्ट का शिकार हो गई हैं कि एसिडिफिकेशन ऑफ स्पेशली ओशंस की वजह से ऐसा हुआ है। ये भी मैं क्लियर कर पाया। अच्छा, तीसरी चीज ये थी, और चौथी चीज है मेरीन हीट वेव। ये आज से 3 या 4 साल पहले एक इवेंट हुआ था कराची में। हीट वेव आई गर्मियों में, सख्त पीक गर्मी पर इतनी हीट आई कि 300 लोग मारे गए, यानी गर्मी से लोग मर गए। ये हीट वेव सिर्फ खुश्की पर नहीं आती, समंदर के अंदर भी आ सकती है। और इसका मरकज कहाँ होगा? इक्वेटोरियल रीजन। वहां से हीट फैल रही थी ना, पोल्स की तरफ भी और ईस्ट टू वेस्ट भी। तो जब ये हीट वेव आती है कभी अचानक, तो समंदर का टेम्परेचर एक्सट्रीमली हाई हुआ है, जिसके नतीजे में जो एग्जिस्टिंग लाइफ है वो सब मुतासिर हो जाएंगे। अगेन सबसे पहले कौन मुतासिर होगा? जिसका साइज छोटा होगा। एलजी सरफिश हैं वो मुतासिर होंगे, फिर दूसरी मछलियां। तो नतीजा क्या निकलेगा? ये जानदार या तो यहाँ से माइग्रेट करके इधर उधर निकलने की कोशिश करेंगे दूसरे एरियाज की तरफ, लेकिन जिनमें माइग्रेशन की स्लाइड स्लो है वो तो रास्ते में मारे जाएंगे। तो एक तरह से समझो कि बना बनाया एक माहौल तितर बितर हो गया, और इस तरह से भी इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकते हैं। हीट वेव जो मुख्तसर टाइम के लिए ही आई है, ओवरऑल पानी का टेम्परेचर गर्म नहीं हुआ है, वो भी जानदारों को भगाने का सबब बन सकती है। इसको ऐसे फील करो जैसे चींटियों का आपको एक मजमुआ नजर आ रहा है। सारी चींटियां कभी भी फारिग नहीं बैठी रहती ना, मसरूफ रहती है। उसके बीच में आग का एक छोटा सा पोर्शन रखो, एक माचिस की तीली रखो, तो उस आग से कितना दूर भागेंगी। यही हाल इधर हुआ है। हीट वेव जहां से जनरेट हुई उसके आसपास से माइग्रेशन, मास माइग्रेशन शुरू हुई, और बहुत सारे मर गए, बहुत सारे जख्मी हो जाएंगे, बहुत सारों की और कोई खामी पैदा हो जाएगी। तो एक बना बनाया बैलेंस्ड इकोसिस्टम बड़ी जल्दी डिस्टर्ब हो सकता है। इसके बाद है मेल्टिंग पोलर आइस एंड हैबिटेट लॉस। ये वाली बात हम कल डिस्कस कर चुके थे। पोलर रीजन में आइस केप्स मौजूद हैं, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये मेल्ट होना शुरू हो गई। आइस के मेल्ट होने से समंदर खुद मुतासिर हुआ था। मसलन उसकी सैलिनिटी में फर्क आया था, उसमें जो फ्रेशली पिघल के जो पानी बना है ऊपर उसकी तह चढ़ गई थी, वहां से जानदारों को माइग्रेट करना पड़ा था। यहाँ का टेम्परेचर चेंज हो गया था। हैबिटेट लॉस। अब एक और चीज हैबिटेट लॉस भी है। हैबिटेट लॉस कैसे? इस पोलर आइस में बर्फ के जो बड़े बड़े जखीरे हैं, यहां पर छोटे जानदारों के अलावा कई बड़े जानदार भी रहते हैं। इसमें मशहूर क्या है? पोलर बियर्स। कभी आपने वीडियोस में देखा होगा, सफेद रंग के, मेरा ख्याल साइज में सबसे बड़े रीच ये है, और ये सिर्फ इन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं। ये बर्फ के ऊपर रहते हैं, बर्फ पर शिकार करते हैं, बर्फ में ही बच्चे देते हैं। इनकी खुराक बनने वाले सील्स हैं। सील्स ये भी बर्फ में ही ज्यादातर रहते हैं, या उस बर्फ के नीचे जो ठंडा तरीन पानी है उसमें ये एडजस्टेड है। इसी तरह पेंगुइन्स हैं। ये सारे इसी माहौल में अपने आप को एडजस्ट किए हुए हैं। जब बर्फ पिघल के फैल जाएगी, बर्फ की मकदार कम हो जाएगी, तो इनका हैबिटेट छोटा पड़ जाएगा। अब ये दूसरे किसी माहौल में रहने के आदी ही नहीं है, तो इनको अगर इनका ये घर छिन गया तो ये कहाँ जाएंगे? लिहाजा इनके भी एक्सटिंक्शन का, एंडेंजर्ड होने का खतरा बढ़ जाएगा। बल्कि कल परसों में एक तस्वीर देख रहा था, एक ब्राउन बियर नहीं, ये पोलर बियर जो सफेद रंग का है, वो एक खास रीजन में रहता था, उसका हैबिटेट तकरीबन खत्म हो गया। तो वो माइग्रेट करके दूसरी जगह पहुंचा तो इसकी मतलूबा खुराक नहीं मिली, तो सिर्फ ये पसलियों की हड्डियां बाहर से नजर आ रही थी, कमजोर हो गया था, और बिलाकर उसकी मौत, तो तस्वीरें मरे हुए उसकी तस्वीरें दी गई थी। तो ये हैबिटेट लॉस है, जो इन जैसे यूनिक जानदारों को भी दुनिया से एक्सटिंक्शन की तरफ जाने पर मजबूर कर रहा है।
ये एक असर पड़ा है। इसी तरह एक और इशू हुआ है, यहाँ से वेल्स वगैरह भी इसका शिकार हो रही है, क्योंकि इन ठंडे पानियों में एक खास एनिमल कसरत से पाया जाता है जिसको क्रिल कहते हैं। क्रिल फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास से क्रस्टेशियंस, उसका एक छोटा सा मेंबर है और वेल्स इनको सबसे ज्यादा खाती है। तकरीबन समझो मनों के हिसाब से डेली क्रिल खाए जाते हैं, लेकिन जब इस पानी की सैलिनिटी में फर्क पड़ा, टेम्परेचर हाई हुआ, तो क्रिल्स मरना शुरू हो गए। जब ये दस्तयाब नहीं होंगे तो वेल्स जो इनको खा रही थी वो किधर जाएंगे, डॉल्फिन जो इनको खा रही थी वो किधर जाएंगे। लिहाजा उनको भी गर्म पानी की तरफ माइग्रेट करना पड़ेगा, और गर्म पानियों में तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते। तो हैबिटेट छीनने से बड़े साइज के ये जानदार भी, मैमल्स भी मुतासिर हुए हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी मुतासिर हुए हैं। बल्कि एक जुमले में ये कहना चाहिए कि पूरा इकोसिस्टम मुतासिर हुआ है। तो हमें जो इस वक्त महसूस हो रहा है सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला पार्ट ये पोलर रीजन्स का है, जिस पर बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का असर हुआ है। इसके बाद एक और मसला हुआ है, एक जुमला मैं रिपीट कर रहा हूँ कल वाला। हमने कहा था कि जब पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत कम हो जाती है। दूसरा फर्क क्या पड़ता है, एलजी भी कम हो जाएंगे, क्योंकि मरना शुरू हो गया ना। हर एलजी ने अपने आप को एक खास सेट ऑफ कंडीशंस में एडजस्ट किया हुआ था। जब पानी का टेम्परेचर हाई हो जाएगा, एसिडिफिकेशन ज़्यादा हो जाएगी, तो सबसे पहले जो मुतासिर होंगे वो लॉस ऑफ एलजी होगा। एलजी में खास तौर पर जो यूनिसेलुलर एलजी हैं, वो पहले एक और नुक्ता बताता हूँ फिर इस तरफ आता हूँ। पानी में ये साइंसदानों ने कैलकुलेट किया है कि 600 फुट तक रोशनी पहुंच सकती है। तो ये 600 फुट की तय है जिसमें एलजी कसरत से पाए जाते हैं। प्रोड्यूसर है ना, रोशनी से फोटोसिंथेसिस करते हैं। और यहाँ पर जो लिटोरल जोन है, यहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लेमिनेटिक जोन में भी पाए जाते हैं, प्रोफेशनल जोन में एलजी नहीं है। लेकिन यही वो पार्ट है जो गर्म भी ज़्यादा हो रहा है, एसिडिफिकेशन भी इधर ज़्यादा हो रही है, जिसके नतीजे में एलजी की तादाद कम हो रही है। जब एलजी की तादाद कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन एलजी ही बना रहे थे। टेम्परेचर भी हाई हो गया, एसिडिफिकेशन भी हो गई, लिहाजा एलजी की तादाद कम होने लगी। एलजी की तादाद कम होने से ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन की तादाद कम होने के इस अमल के लिए दो टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं। हाइपोक्सिक एक कंडीशन है, एनॉक्सिक दूसरी कंडीशन है। हाइपोक्सिक का मतलब है एरियाज इन ओशंस वेयर ऑक्सीजन लेवल हैज बीन ड्रॉप्ड, ऑक्सीजन लेवल कम हुआ है। जिन एरियाज में कम हुआ है वो हाइपोक्सिक है, और जिन एरियाज में ऑक्सीजन बिल्कुल खत्म हो चुकी है वो एनॉक्सिक कहलाता है। तो अब इसकी मिकदार कम हो गई तो कोई ना कोई जानदार तो जिंदा रहेगा, लेकिन कम हो जाएगा। लेकिन जहां ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है वहां कोई जानदार कैसे रहेगा। लिहाजा इकोसिस्टम, कुछ इकोसिस्टम्स खाली हो चुके हैं, कुछ इकोसिस्टम्स खाली हो रहे हैं। यानी समंदर में रावी चेन नहीं लिख रहा है, समंदर के इकोसिस्टम्स बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। और जब ये मुतासिर होंगे तो हमने होना है। मैं एक छोटी सी मिसाल और ऐड कर रहा हूँ अपनी तरफ से। ये आप देखें समंदर हमारे लिए कितना अहम है। हम पहाड़ी रीजन में रहने वाले लोग हैं, तो पहाड़ इस तरह से है, प्लेन्स ये हैं, समंदर ये है। हमें मालूम है कि ऑक्सीजन सिर्फ फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होती है। पहाड़ों पर या हाई लैंड्स पर मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स के लीफ इस वक्त गिर चुके हैं, तो ये खड़े पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, इसीलिए यहां ऑक्सीजन का लेवल ड्रॉप हो रहा है। तो यही वजह है कि आपने देखा होगा अक्टूबर के बाद यहाँ जो बुजुर्ग हैं, जो सांस के मरीज हैं, उनकी डेथ रेट बढ़ जाती है।
तो हमारे पास इस वक्त ऑक्सीजन का वाहिद जरिया यही समंदर है। समंदरों से ऑक्सीजन डिफ्यूजन के जरिए इधर आती है, तो फिर भी पहाड़ों पर ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन समंदरों से प्रोड्यूस हो रही है, और जब ये मुतासिर होगा, इसके कुछ रीजंस हाइपोक्सिक हो जाएंगे, कुछ एनॉक्सिक हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई इधर लैंड और हाईलैंड्स की तरफ थी वो भी कम हो जाएगी। तो ये वाली लाइफ यहाँ वाली भी मुतासिर होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यहाँ के पौधे तो सिर्फ सीजन में ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ से लेकर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, इवन मार्च के हाफ तक यहाँ वाले मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। डेसिडुअस प्लांट जिनको कहते हैं, जो लीफ गिराते हैं। तो जब समंदर में ही ऑक्सीजन के इश्यूज उठ रहे हैं, तो ये इश्यूज लैंड तक भी मुंतकिल हो जाएंगे। तो ये एक और पहलू था जो यहाँ ओशन के क्लाइमेट चेंज की वजह से अपीयर हो रहा। अब हम आते हैं एक और पॉइंट की तरफ, हार्मफुल इम्पैक्ट्स ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज इन एनिमल्स। कुछ और एनिमल्स पर भी इसका असर होगा। इसमें से एक अमल का जिक्र किया गया है, इम्पैक्ट ऑन कैल्सीफाइंग। कैल्सीफाइंग का सिंपल मतलब है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब फिर एनिमल किंगडम पर नजर डालनी पड़ेगी। एनिमल किंगडम में सबसे पहला फाइलम कौन सा है? पोरीफेरा। पोरीफेरा में बाहर से तो कोई शेल नहीं है, अंदर उनके स्पीक्यूल्स थे। पोरीफेरा के स्पीक्यूल्स, और ये भी कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन के बने हुए थे। गिलास स्पॉन्ज में सिलिकॉन के, अदर्स में कैल्शियम कार्बोनेट की। यानी कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत किसको है? पोरीफेरा को। सिलिंट्रेट्स में कोरल्स को इसकी जरूरत है, कैल्शियम कार्बोनेट का ये कवर है। इसी तरह प्रोटोजोआ में खास तौर पर फोरम्स को कैल्शियम डिपॉजिट करने की जरूरत है। इसके बाद आगे आए तो मोलस्का का शेल है, इनको कैल्शियम कार्बोनेट लगाने की जरूरत है अपने शेल में। इससे आगे बढ़े तो इकाइनोडर्मेटा है, इनके जो स्पाइन्स हैं, कैल्केरियस प्लेट्स, उनमें भी कैल्शियम की जरूरत है। कहने का मतलब ये है, बहुत सारे एनिमल्स को अपने इंटरनल या एक्सटर्नल शेल बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत थी, और कैल्शियम कार्बोनेट बने तो उनका वजूद मुकम्मल हो जाता है। लेकिन एसिडिफिकेशन की वजह से क्या हुआ है, कार्बोनेट्स दस्तयाब होना बंद हो गए हैं। क्योंकि आपको मालूम था ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ था, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बना था, यहां से H अलग हुआ था और HCO3 अलग हुआ था। ये वाला तो है, लेकिन इस हालत में कैल्शियम कार्बोनेट दस्तयाब नहीं है। ये जब इस तरह से होगा तो इससे कैल्शियम ऐड होकर कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा था, उससे इनके शेल बन रहे थे। तो कहना ये चाह रहा हूं कि ड्यू टू एसिडिफिकेशन and climatic changes, free calcium carbonate is not available in oceans, yeah, less available, due to which calcification of all these organisms have been affected. इन सब के शेल्स मुकम्मल नहीं हो रहे। शेल मुकम्मल नहीं होंगे तो उनका वजूद मुकम्मल नहीं होगा, लिहाजा वो सब खतरे में पड़ जाएंगे। ये है कैल्सिफिकेशन का असर। इसके बाद डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन, ये तो हम इनडायरेक्टली पढ़ चुके थे। समंदर का हो या खुश्की का इकोसिस्टम, हर इकोसिस्टम में फूड चेन्स भी हैं, फूड वेब्स भी हैं। मसलन समंदर के अंदर एलजी प्रोड्यूसर है, इनको खाने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। ये छोटे इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस वगैरह हो सकते हैं। इनको खाने वाली छोटी मछलियां होती हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, और इनको खाने वाले टर्शरी कंज्यूमर्स हैं, बड़ी मछलियां हैं, प्रेडेटर्स हैं, आखिर में डिकम्पोजर्स हैं।
तो फूड चेन इसको कहते हैं। और एल्गी को कोई दूसरा जानदार भी खा ले, उसको कोई और खा ले, तो इससे फूड वेब बनती है। ये फूड, ऑल लिविंग थिंग्स इन ओशंस आर कनेक्टेड with each other directly in the form of a food chain or food web। और इकोसिस्टम चेंज इसकी वजह से, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, जब इसका कोई एक ग्रुप मुतासिर हो, और मैंने कहा सबसे ज्यादा मुतासिर कौन होता है सबसे पहले, एल्गी। जब ये मुतासिर होगा तो ऊपर वाली पूरी चेन तो मुतासिर हो ही जाएगी। इसी तरह अगर किसी फिश को फर्ज करें, फिश का स्टेटस इधर था, टेम्परेचर हाई होने की वजह से माइग्रेट कर गया। जब ये माइग्रेट करके यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा तो इनकी तादाद बढ़ेगी। जब इनकी तादाद बढ़ेगी तो एल्गी पर इनका प्रेशर ज्यादा आ जाएगा, तो एल्गी फिर खत्म हो जाएंगे। तो कई तरह के चेंजेस आए हैं जो फूड चेन्स एंड फूड वेब्स प्रिवेलिंग इन ओशंस आर बीइंग डिस्टर्ब्ड कंटिन्यूअसली। ठीक हो गया बेटा, ये भी मसला। अब इसके बाद एक और मसला है, जो जिंदा मछलियां हैं खास तौर पर उनके बिहेवियर्स में भी तब्दीली आ गई है। जिस तरह हमारे बिहेवियर है ना, मछलियों के भी बिहेवियर, मछलियों के बिहेवियर में क्या तब्दीली आई है। एक फिश है फर्ज करें, इसमें सेंस ऑफ स्मेल बहुत अहम है। स्मेल की मदद से ये खुराक को पहचानेगी, टॉक्सिक सब्सटेंसेस को डिफरेंशिएट कर सकेगी, और इवन प्रे और प्रेडेटर उसको पहचानेगी। इसी तरह नेविगेशन है। नेविगेशन का मतलब है किस तरफ सफर करना है। समंदर में सिमत मालूम करना भी आसान काम नहीं है। ये कहां जाना चाह रही है, नेविगेट, हैबिटेट की तलाश, ब्रीडिंग साइट्स की तलाश, शिकारियों से बचने की कोशिश और खुराक की तलाश के लिए इनको सफर करना पड़ता है। तो कहा जाता है कि मछलियों की क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, ओशन क्लाइमेटिक चेंज की वजह से सेंस ऑफ स्मेल में भी मॉडिफिकेशन आ रही है। जब इसमें मॉडिफिकेशन आएगी तो ये खुराक को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी, खुराक नहीं मिलेगा तो बिहेवियर चेंज हो जाएगा। प्रे को डिटेक्ट नहीं कर पा रही, प्रेडेटर को डिटेक्ट नहीं कर पा रही, सही डायरेक्शन में सफर नहीं कर पा रही, और बहुत सारे पैटर्न्स बने हुए हैं। मसलन साल्मन फिश है, जिंदगी के आखिरी साल, 6 साल समंदर में रहने के बाद 7वें साल में ये समंदर से निकलकर मीठे पानी के दरियाओं से होते हुए बिल्कुल हाई लैंड पर ठंडे पानी में पहुंच के अंडे देती है। तो ये बिहेवियर इसको मदद करता है नेविगेशन में। ये चेंज हो जाएगा तो किसी और डायरेक्शन में चलेगी, तो ब्रीडिंग साइट तक तो नहीं पहुंच सकी। इसी तरह ये हैबिटेट से बिछड़ जाएगा, और इनका विजनरी जो प्रॉब्लम है वो भी हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है इनके सेंसेस ऑल्टर हो जाते हैं ड्यू टू चेंज। हीट भी चेंज हो रही है, पानी की सैलिनिटी में भी फर्क आ रहा है, प्रोड्यूसर दस्तयाब नहीं है, शिकारियों की तादाद बढ़ रही है, और ये अपने आप को बचा नहीं पा रही है। तो मछली तो खतरे में पड़ गई। बज़ाहिर देखने में ये किताबी बातें भी लगती हैं, छोटी बातें भी लगती हैं, लेकिन जिसके ऊपर ये गुजर रही है ना, उससे पूछो तो बताएगा कि ये कितना शदीद मसला है। तो इससे भी मछलियों की पॉपुलेशन भी मुतासिर हो रही पूरी दुनिया में। तो इसका मतलब ये हुआ कि समंदर में सब कुछ ठीक नहीं है। अभी समंदर के माहौल में कंसर्न्स पैदा हुए, वरीज पैदा हुई हैं, और ये वरीज उनके लिए बहुत जानलेवा साबित हो सकती है। तो इसके साथ हमारा एक और अहम टॉपिक कंप्लीट हो गया है।